साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज की हमारी साखी का विषय है अनपढ़। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, चंदन अपनी माँ कावेरी जी को गुस्सा होकर बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे फोन मत किया करो, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग चल रही थी और तुमने बेकार में ही मुझे परेशान कर दिया। तो कावेरी जी कहने लगी, बेटा तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने पड़ोस के नंबर से तुझे फ़ोन किया है। सुन, दिन में तू कहता है कि तू काम में व्यस्त है और शाम को तू कहता है कि तेरे आराम करने का समय है। रात को तुझे सोना होता है, तो मैं तुझसे बात कब करूं? चंदन गुस्से में बोला कि जब मैं फ़ोन करूं तब बात किया करो। कावेरी जी का गला रुक गया। वह कहने लगी, बेटा मेरी बीमारी में क्या तेरे फ़ोन आने का मैं इंतज़ार करती रहूं? चंदन बोला, माँ सीधे सीधे बताओ क्या बात है, मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अपना कीमती समय तुम्हारी बातों में बर्बाद नहीं कर सकता। अरे अब बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ बीमारी तो लगी ही रहेगी। क्या दिन भर मैं तुम्हें फ़ोन ही करता रहूं? तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए तुम्हारे पेंशन के रुपए तो हैं ही, तुम बार बार मुझे क्यों परेशान करती हो? कावेरी जी सुन रह गईं। वह बोली, ठीक है बेटा, आज के बाद मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही पैसे की, तो पैसे मेरे पास हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जब तू छोटा था ना, तब तेरे पास कुछ नहीं था। तेरी परवरिश करने में हमारे पैसे भी खर्च हुए और हमारा समय भी बर्बाद हुआ। तेरे पिताजी अगर जिंदा होते तो वह कितने दुखी हो जाते। तेरा यह जवाब सुनकर, अरे हमने भी घर चलाया है, तेरे पिता भी कमाते थे, घर को समय भी देते थे, अपनी माँ और पिता की वो सेवा भी करते थे और साथ में तुझे प्यार दुलार देते थे, लेकिन तू तो एक अनोखा ही निकल कर आया है। जा अपनी जिंदगी में खुश रह, मैं अब तुझसे सारी उम्मीदें छोड़ती हूँ। अरे एक माँ बीमार होती है तो उसे उम्मीद होती है कि मेरा बेटा मेरा हालचाल पूछेगा, थोड़ा सुख दुख बांटे, लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। अगर मेरे पति मेरे लिए रुपए पैसे छोड़कर ना गए होते तो ना जाने मेरा क्या होता। तुझ जैसा नालायक बच्चा ही अपने माँ बाप को नौकर नौकरानी बनाकर रख लेता। कहते कहते वह हाँफ पड़ी। उधर चंदन ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि बुढ़ापे में मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, नाटक कर रही है। लेकिन कावेरी जी के मन में यह बात बहुत चुभ गई थी। कई महीनों से वह बीमार थी। पहले उन्हें डेंगू हुआ, फिर उन्हें टाइफाइड हो गया और अब उन्हें मलेरिया हो गया। वह यह भी नहीं कह रही थी कि उनका बेटा बार बार काम छोड़कर उनके पास आए, लेकिन महीनों बीत जाते थे, उनका बेटा उन्हें फ़ोन तक नहीं करता था। वो बेटे से बात करने को तरस जाती थी। उन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला पोसा, तो क्या आज बुढ़ापे में और अकेलेपन में वो इतनी उम्मीद भी नहीं लगा सकती कि उनका बेटा कम से कम फ़ोन पर उनसे बात कर लिया करे? वह बेटे से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा रही थी, लेकिन चंदन के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी और माँ का फ़ोन आने पर वह झुंझला उठता था। समझ उन्हें बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन आज बेटे की बातों से कावेरी जी का मन एकदम से टूट गया। वह रो पड़ी। उनके पास तब लता बैठी हुई थी। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। लता बोली, अरे माँ जी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। कावेरी जी तड़प कर उठी। उन्होंने लता को अपने सीने से लगा लिया और रो पड़ी। एक लता ही थी जो बिना कहे ही उनके घर जाकर उनके सारे काम कर देती थी। कभी उनके पैरों में मालिश करती थी तो कभी उनके बाल सुलझाकर उनकी चोटी बना देती थी। उनके साथ बैठकर बातें करती थी, उनसे बचपन की बातें पूछती थी, उनकी शय के बाद भी कहानियाँ सुनती थी। लता के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी। वैसे तो वह उसे बहुत प्यार से रखते थे और उसकी चाची भी अच्छी औरत थी, लेकिन उनके खुद के ही 2 बच्चे थे, तो घर का खर्चा चलाने में उन्हें परेशानी हो जाती थी। ऐसे में जब लता स्कूल से आती तो वह कावेरी जी के पास आकर बैठती थी, तो कावेरी जी उसे कुछ न कुछ खिला देती थी। इतने में ही लता खुश हो जाती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी।
तो कावेरी जी से कुछ लेकर खाने में उसे शर्म आती थी, लेकिन वह दिल से उनकी सेवा करती थी। जैसे जैसे कावेरी जी की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे अब पूरी तरह से वह लता पर निर्भर होने लगी थी। अब लता कॉलेज जाने लगी थी और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। लता ने अपनी पहली कमाई से एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और आज उसी फ़ोन से कावेरी जी अपने बेटे से बात करते करते रो पड़ी। लता बोली, माँ जी, हम लोगों के होते हुए आपको दुखी होने की क्या ज़रूरत है? कावेरी जी रोते हुए बोली, बेटा, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो तेरा परिवार ही मुझे सबसे पहले सहारा देता है। तेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, वही मुझे अस्पताल लेकर जाते हैं। अगर तुम मेरे पड़ोसी ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। कावेरी जी को रोता देख लता की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, माँ जी, इतना क्यों रो रही हो? हम लोग ना होते तो कोई और आपकी मदद कर देता। आप इतनी अच्छी हो, पूरा गांव आपका मान सम्मान करता है, सब आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं। कावेरी जी बोली, बेटा, गांव वालों का अपना तो है ही, इसलिए तो बेटे के लाख कहने के बावजूद मैं शहर में नहीं गई। आज उसने गांव में मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पहले कहता था कि गांव की सारी संपत्ति बेच दो, मेरे साथ शहर चलो। ना जाने वह मुझे वहां पर रखकर मेरे साथ क्या दुर्गति करता। मेरा तो दिल भी कांप जाता है। लता बोली, अब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान हो रही हो? अब मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है, कुछ चाहिए हो तो चाची को बोल देना। इतना कहकर लता वहां से चली गई। कावेरी जी ने आंसू पोंछकर देखा तो रसोई में उसने खाना बनाकर तैयार रखा था। उनका मन भर गया। वह सोचने लगी कि लोग सही कहते हैं, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। मेरा बेटा और बहू तो मुझे पूछते नहीं, तो भगवान ने मेरे जीवन में लता भेज दी जो मेरी सेवा करती है। उनका मन थोड़ा शांत हुआ। वह सोच रही थी, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हो सकता है मेरी किस्मत में यही लिखा होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा कष्ट ना हो, इसलिए मेरी किस्मत में भगवान ने लता का साथ लिख दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को समझाया कि उनका बेटा अब अपने जीवन में व्यस्त हो गया है, उसके कर्म वही जाने। इधर एक दिन लता कॉलेज से घर आई तो खुश होकर वह कावेरी जी के पास एक खुशखबरी सुनाने आई कि वह अपनी कक्षा में फर्स्ट आई है। जब वह कावेरी जी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। वह सीधे उनके कमरे के अंदर गई तो वह ये देखकर सुन्न रह गई कि कावेरी जी फर्श पर गिरी पड़ी थी। उसने कावेरी जी को उठाने की कोशिश की और चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाने लगी। तो कुछ आस पड़ोस के लोग घर के अंदर आए। गांव के वैद्य बुलाया गया। उन्होंने आकर कावेरी जी को देखा तो उन्होंने कहा कि कावेरी जी तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लता भी चीख पुकार करके रो रही थी। वैसे तो सबकी आंखें नम थीं, लेकिन लता ही कावेरी जी के सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी। किसी ने उनके बेटे चंदन को भी फ़ोन कर दिया। अब तो चंदन को आना ही था। बीमार माँ को देखने के लिए तो उसके पास समय ही नहीं था, न माँ से बातें करने का समय था। लेकिन अब जब माँ इस दुनिया में नहीं थी तो उसे कुछ बटोरने आना था। शाम तक वह गांव पहुंच गया और अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। सबके सामने दुखी होने का दिखावा करने लगा, लेकिन उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि अब मैं गांव का घर और सारे खेत बेच दूंगा और सारे पैसे से शहर में कुछ अच्छी से ज़मीन खरीद लूंगा। माँ तो जिद करती रह गई। अगर जिंदा होती तो देखती मैं कितना बड़ा घर बनवाता। साथ संगत जी, कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि एक बेटा माँ के जीते जी उसे चंद पलों की खुशी भी नहीं दे पाया, और वह माँ की संपत्ति के आधार पर अपने भविष्य के सुनहरे सपने सजोने में लगा था। खैर, गांव वालों की नज़र में खुद को अच्छा बेटा साबित करने के लिए कावेरी जी की 13वीं पर उसने बहुत बड़े भोज का आयोजन करवाया। खाने में उसने बहुत तरह के पकवान बनवाए। वह सबसे कहता रहा कि मैंने अपनी माँ की पसंद के पकवान बनवाए हैं। सास संगत जी, गांव के लोग सामने से तो उसे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन पीठ पीछे सब बातें कर रहे थे कि माँ की बीमारी में उसे देखने तो आया नहीं और माँ को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। आज उसे माँ की याद आ रही है। खैर, इतने बड़े भोज का आयोजन करवा कर वह गर्व से सर उठाकर घूम रहा था। अगली सुबह जब मुखिया जी वकील के साथ घर आए तो उसका दिमाग घूम गया।
क्योंकि वकील ने कहा कि कावेरी जी की वसीयत लेकर आया हूँ। चंदन हैरानगी से बोला कि वकील साहब, वसीयत की क्या ज़रूरत है? मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, तो सब मेरा ही तो है। वकील मुस्कुरा कर बोले, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रूरत है बेटा? आज की युवा पीढ़ी की यही तो कमी होती है कि वे जल्दबाजी बहुत करते हैं। पहले पूरी वसीयत तो सुन लो। चंदन हैरान सा खड़ा था। वकील साहब कहने लगे कि यह वसीयत मुखिया जी की उपस्थिति में बनवाई गई है। मुखिया जी ने सहमति में सर हिलाया। चंदन हैरान सा खड़ा रह गया कि ना जाने माँ ने वसीयत में क्या लिखवा दिया है। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की तो चंदन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वसीयत के अनुसार अब कावेरी जी की सारी संपत्ति की हकदार केवल लता थी। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक संदेश भी छोड़ रखा था, जो फ़ोन में रिकॉर्ड था। साथ संगत जी, वकील साहब ने पूरे गांव के सामने वह संदेश सुनाया। कावेरी जी की आवाज़ गूंजी, बेटा चंदन, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे मरने के बाद तो सब कुछ लेने गांव ज़रूर आएगा, लेकिन तूने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। तुझे तो शायद इसी दिन का इंतज़ार था कि कब मैं मरूं और तू सब कुछ समेटने आ जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर तू मेरे जीते जी मेरे साथ नहीं था तो मेरे मरने के बाद भी तुझे मेरा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी तकलीफ़ें मेरी थी तो मेरी संपत्ति भी तेरी नहीं होगी। तो मैं सब कुछ लता के नाम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हर सुख दुख में लता ने मेरा साथ दिया, उसने ही मुझे संभाला, तो वह मेरे लिए तुझसे बढ़कर है। रही बात मेरा बेटा होने की, तो तू मेरा बेटा था, इस लिहाज से मैंने तेरे लिए वह किया है जो मैं लता के लिए कभी नहीं कर सकती थी। मैंने तुझे अपने रातों की नींद दी, दिन का चैन दिया, अपनी जवानी के कीमती दिन दिए, तेरी परवरिश में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया, तुझे इस काबिल बनाया कि आज तू अपने दिमाग के अनुसार फैसला ले सकता है और मेरे बिना भी जी सकता है। तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। आगे चलकर मेरी संपत्ति भी तुझे ही मिलती, लेकिन जब मुझे लगा तेरे मन में तो तेरी माँ के लिए ज़रा भी प्यार नहीं बचा, तो फिर यह संपत्ति भी तुझे क्यों मिलनी चाहिए? मैं सब कुछ उसे ही दूंगी जिसने बुढ़ापे में मेरा साथ दिया। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। माँ हूँ तो तुझे आशीर्वाद दूंगी कि तू हमेशा खुश रहे और बुढ़ापे में तुझे ऐसे दिन ना देखने पड़े जैसे मैंने देखी। चंदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन भारी हो गया था और अब शायद ये भार जीवन भर उसके दिल पर रहने वाला था। भारी कदमों से वह सर झुकाए वहाँ से निकल गया। गांव वाले सब लोग कावेरी जी के फैसले की प्रशंसा कर रहे थे और लता भावुक होकर फूट फूट कर रोए जा रही थी, क्योंकि उसकी प्यारी माँ जी ने जाते जाते उसे आशीर्वाद के रूप में क्या क्या दे दिया था। तो साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कावेरी जी का फैसला कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से कहिए धन्यकार जी।